हेलो एंड वेलकम। आज का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर लेकर आ गई हूं मैं सारिका सिंह। आज हम बात करेंगे दिन भर की दो बड़ी खबरों की। डील होने के बावजूद लगातार छठे दिन ईरान पर अमेरिका के हमले जारी हैं। निशाने पर नागरिक ढांचे भी हैं। चर्चा करेंगे कौन सा खतरनाक मोड़ ले रही है ये लड़ाई। एनालिसिस करेंगे मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार डॉक्टर फजल रहमान। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है। क्या सरकार ने उनकी खबर ली है? जानेंगे किस ओर जा रहा है ये आंदोलन। तो शुरू करते हैं। ईरान पर लगातार छठी रात अमेरिका ने हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का कहना है कि ताज़ा हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है। और ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक चाबहार नेवल वॉच टावर पूरी तरह तबाह हो गया है और ईरान में दक्षिण की तरफ कई पुल भी तबाह हुए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक होर्मुज़गन प्रांत के बंदर खमीर शहर में कई पुल तबाह होने की खबर है। वहीं एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जंग सेकेंड फेज में चला गया है, जहां नागरिक ढांचे भी निशाने पर आ रहे हैं। क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था, लेकिन अब हमलों की चपेट में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। यानी ये लड़ाई अब आम लोगों के करीब एक बार फिर पहुंच गई है। दूसरी तरफ हॉर्मुज़ को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है और गल्फ देशों पर हमले भी तेज हो रहे हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने ओमान, कुवैत, बहरीन और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान पर किए गए हमलों का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द इन कार्रवाइयों का नतीजा दिखेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर रहा है। और बीते दिनों दिन भर में हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो वो ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने दोनों से बातचीत फिर शुरू करने की अपील की है। लेकिन क्या ये अपील काम आएगी? क्या इन हमलों का दायरा बढ़ेगा? एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर फजल रहमान सिद्दीकी। डॉक्टर फजल, पहले तो ये सवाल कि लगातार ये जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनके स्टेटमेंट्स और उनके धमकियों का सिलसिला जारी है। क्या चाहते हैं वो? देखिए, ट्रंप का जो पूरा मामला है वो ये है कि किसी तरह ईरान को स्टेट ऑफ होर्मुज़, जो ईरान के लिए बहुत बड़े बार्गेनिंग चिप्स है, उस पर ईरान को डिफीट देना है। दूसरी बात यह है कि ये सबसे अच्छा मौका ट्रंप के लिए है कि एक मैक्सिमलिस्ट प्रेशर की टैक्टिक जो उनकी पुरानी रही है, चाहे वो पैलेस्टाइन के साथ हो, चाहे वो लेबनान के साथ हो, वही टैक्टिक्स ईरान के साथ भी अपना रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि वो जब जो 18 जून के बाद जो सीजफायर का मामला हुआ, उसका मामला ये था कि उनको लग रहा था कि इस 60 डेज के अंदर जो है हम जो है स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे और उसी बुनियाद पे हमारा जो निगोशिएशन जो होगा 60 डेज पे, उसी बुनियाद पे होगा। वही हमारे लिए बहुत बड़ी एक टैक्टिक्स होगी, बहुत बड़ा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होगा और ईरान को अगर हमने वहां पे प्रेशर में ले लिया तो हम बार्गेनिंग टेबल पे ज्यादा हमारे पास लिवरेज होगा। लेकिन ईरान को भी बिल्कुल ही वही समझ में आया कि अमेरिका जो है स्टेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह वो सेंटर ऑफ कंटेस्टेशन, सेंटर ऑफ वॉर, सेंटर ऑफ प्रेशर बनाना चाह रहा है। तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने में जो पूरा शिफ्ट था, जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला था, रिजीम चेंज का मामला था, ईरानियन रिजीम को कमजोर करना था, उससे सारी चीजें हटके अब वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो पूरी तरह ऑफ कंटेंशन। लेकिन डॉक्टर फजल, एक तो बात साफ है कि ट्रंप की ये स्ट्रेटजी काम आती नहीं दिख रही है, उनकी धमकियां भी नहीं अभी काम आती दिख रही हैं। ऐसे में जो ये हमलों का सिलसिला नया शुरू हो गया, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है, क्या ये जंग का सेकेंड फेज अब शुरू हो गया है और क्या ये और खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है? नहीं, जिस तरह से ईरान का जो मूड है, आज ईरान ने फर्स्ट टाइम सीरिया पर अटैक किया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ईरान के पास भी पूरा एक बार्गेनिंग चिप्स है और उसको ईरान पूरी तरह एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और जहां तक मामला गल्फ कंट्रीज में, तो उनके मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उसने बार बार कहा है कि अगर यूएस ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को अगर अटैक किया, इंस्टॉलेशन को, तो हम भी अटैक करेंगे। और देखिए, अगर 3-4 दिन में कुवैत में, बहरीन में, कतर में, जॉर्डन में आज बहुत भयंकर अटैक हुआ और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर को कहना ये पड़ा कि हमारे वहां अमेरिकन बेसेस नहीं है। इसका मतलब उनके अंदर भी एक नए तरह की खतरे की घंटी बज गई है। और एक और डेवलपमेंट जो हुआ है वो हुआ है हूथीज का।
हुथीज ने जो वार्न किया है सऊदी अरेबिया को, जो अभी एक हफ्ता पहले जो उनके एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ, उससे भी लगता है कि ईरान जो है एक और फ्रंट खोलने वाला है। अब वो है बाबुल मंदब का, वो फ्रंट है हुथीज को इस्तेमाल करने का। तो आने वाले दिनों में लगता है मुझे कि वार का दायरा बहुत एक्सपैंड होगा, इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगी, इसलिए कि दोनों पार्टीज के लिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएस हो, अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों के लिए ये मामला डू और डाई का है। अमेरिका को लगता है कि अगर इस वक्त अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर ईरान को अगर सबड्यू कर दिया या उसको सब्जुगेट कर दिया या उसको प्रेशर में ले लिया, तो ये फाइनल विक्ट्री होगी। और ईरान को लगता है कि अगर हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज को इस्तेमाल होने दिया तो मेरे लिए सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप जो है, सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल लिवरेज, स्ट्रेटेजिक लिवरेज है, हम उसको लूज कर देंगे। तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और बहुत चीजें इस तरह से विजिबल है। जॉर्डन है, सीरिया है, बहरीन है, यमन है, अभी सऊदी और हुथी से एक नया फ्रंट खुल सकता है। जी, अब ऐसे में सवाल ये है कि जो खाड़ी के देश है वो तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। एक तरफ जब अमेरिका हमला करता है तो ईरान उन पे हमले करता है, तो और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, और अगर दूसरे समुद्री रास्ते भी इसकी चपेट में आ गए तो बाकी मुल्कों का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा? नहीं, ये तो देखिए, इकोनॉमी जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह का बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है, एक नेविगेशन पे काफी बड़ा चैलेंज है, जिस तरह का ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है वो एक चैलेंज है। लेकिन सवाल ये कि जब दो वायरिंग साइट्स होती हैं तो सारी की सारी चीजें कोलैटरल डैमेज है, और मेरे ख्याल में ये नहीं लगता कि दोनों को इस तरह की किसी की परवाह है। और ईरान ने बार बार कहा कि ये वार जो है वैसा होगा जिसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा। और मेरे ख्याल में जो सीज फायर जो था, जो एमओयू साइन हुआ था पाकिस्तान के मीडिएशन से, वो इसलिए लिया गया था कि ताकि ग्लोबल प्रेशर को कम किया जा सके, जो इन्फ्लेशन का जो था, जो ऑयल सप्लाई का था। देखो, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। बेसिकली 10-15 दिन के बाद हमने देखा कि फिर चीजें वहीं की वहीं है। अब आप फायदे की बात कर रहे हैं तो सवाल पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी हो रहा है कि पहले तो लग रहा था कि वो बहुत बड़े रोल में है, पीस मेकर के रोल में है, अब वो अपील करता हुआ दिख रहा है, चीन भी अपील करता हुआ शांति के लिए दिख रहा है। लेकिन अब क्या उसकी अपील भी कोई सुन रहा है? उसकी भूमिका पाकिस्तान की क्या रह गई है? नहीं, पाकिस्तान तो खुद बहुत ही क्राइसिस में है। उसकी वजह मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान जो है, अगर इनके सऊदी और हुथीज का अगर जंग एस्केलेट करती है, और जो पाकिस्तान सऊदी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, वो पाकिस्तान के लिए खुद बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान क्या उस पैक्ट के तही, पैक्ट के अंडर, पैक्ट का जो क्या कंप्लाई करके यूएस वो सऊदी के साथ आएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है अब तक जो बहुत ही न्यूट्रल एक मीडिएटिंग रोल प्ले कर सकता, हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक पार्टी बनना पड़े। अगर पाकिस्तान इस पार्टी बनने के टेस्ट में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अगर फेल होता है, तो ये सारा का सारा जो ग्लोबल एक वो था, ह्यू एंड क्राई था, जो ग्लोबल कवरेज था कि पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टेस्टिंग पॉइंट हो गया है। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान उसको कंप्लाई करेगा, अपने वादे को क्या वो ऑनर कर पाएगा? तो ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल में मीडिएटिंग रोल, अब जो उसका दौर खत्म हो गया है, अब उसको किसी तरह एक्सटर्नली उसको मैनेज करना है ताकि उसे ग्राउंड में उतरने के लिए मजबूरी ना हो। वो ऐसा ना हो कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है एक नए चैलेंज के तहत आ जाए और उसके लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाए, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस हो जाए। तो अब एक सवाल इसमें और है, इमीडिएट बचा नहीं। इजराइल की भूमिका क्या है? क्योंकि जेडी वांस का बयान जो आपने भी सुना होगा, उन्होंने इजराइल की तरफ इशारा किया था कि कुछ एक ग्रुप है जो चाहता नहीं है कि युद्ध खत्म हो। क्या इजराइल की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका पर कोई ना कोई दबाव या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है जिसकी वजह से ये वॉर खत्म होता नहीं दिख रहा है? देखिए, इजराइल का मामला तो जग जाहिर है कि इजराइल किसी भी तरह का ईरान यूएस एग्रीमेंट नहीं चाहता। और एक बात हमें आपको समझने की जरूरत है, देखिए जो वार जो पहले था वो बेसिकली शुरू हुआ था इसराइल ईरान से। ये वार ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया यूएस ईरान पे। तो जो पूरी डिमांड है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, न्यूक्लियर बम की, रिजीम की सारी डिमांड इसराइल की है। इसराइल ईरान का नेबर है, तो इसराइल ने हमेशा कोशिश की है कि किसी तरह का एग्रीमेंट ना हो। और ये आज से नहीं, इसराइल ने बहुत दिन से चाहा। इसराइल ने बहुत सारे बाइडेन को, उसके पहले ओबामा को ट्राई किया कि वो ड्रैग कर लें, तब उन्होंने ड्रैग कर लिया अल्टीमेटली। तो इसराइल की सबसे अच्छी जो पोजीशन है, उसको जो जियोपॉलिटिकल जो विक्ट्री है, उसमें यह है कि ये टेंशन बना रहे, कंफ्लिक्ट बना रहे, ताकि ईरान को लेकर जितना भी हो सके हम प्रेशर डाल सके। और जाहिर सी बात है कि कभी नेतन्याहू ने इसको कभी छिपाया नहीं। उनका ये पोजीशन बहुत क्लियर है कि किसी भी तरह का ईरान यूएस एग्रीमेंट चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, इजराइल के जियोपॉलिटिक्स के लिए उतना बड़ा बेनिफिशियल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इसराइल ने बार बार कहा, इजरायली पार्लियामेंटेरियन ने कहा है। और एक बात और है कि जो अक्टूबर में इलेक्शन है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू नेतन्याहू की ईरान है।
अगर वो ईरान बिल्कुल इसी से जुड़ा मेरा सवाल था फजल साहब कि क्या जब तक अक्टूबर में ये इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक इजराइल दबाव डालता रहेगा ताकि ये युद्ध चलता रहे, ताकि नेतन्याहू शायद अपने लोगों को ये दिखा सकें कि ईरान पर कोई ना कोई तो जीत या कोई ना कोई दबाव काम आया है? जी, उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर ईरान है। उन्होंने गाजा को तकरीबन ऑलमोस्ट गाजा के इशू को उन्होंने वो कर दिया, लेबनान पे ऑलमोस्ट वो विक्ट्री उनको हासिल हो गई, तो उनके लिए सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो है ईरान है। तो ईरान को एक अपनी तरफ पॉलिटिकल मले लेना चाहते हैं और अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताना चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप में हमने गाजा के इशू को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, हमने लेबनान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया, एक ईरान बचा हुआ है जिसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दबाव डाला, हमने पूरी लॉबिंग की। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान का मामला यूएस इसराइल के लिए इंटरनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसराइल की हमेशा कोशिश यही है कि ईरान यूएस पीस डील या किसी तरह का नेगोशिएशन जिससे ईरान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री, और जब पीस अगर आएगी तो स्टेबिलिटी आएगी, तो एक स्टेबल ईरान इसराइल की पॉलिटिक्स के लिए, इसराइल का जो लार्जर अरब वर्ल्ड में जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। उसके लिए भी बहुत बार स्टेप यह है कि ईरान ऐसा ना हो कि ईरान बहुत बार इमेजिन पावर, हेजेमोनिक पावर बनकर उभरे। अल्टीमेटली उस एरिया में अगर कोई कंट्री बची है जो इसराइल की डिजाइन को कंटेस्ट कर सकती है वो सिर्फ ईरान है, ईरान है और ईरान है, और वो कभी इसराइल चाहेगा नहीं। जी, ऐसे में क्या जो राष्ट्रपति ट्रंप दिख रहा था क्लियरली कि वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्या वो इजराइल के दबाव में आ जा रहे हैं या उनके होम टर्फ पे जो हो रहा है अमेरिका में जिस तरह के विरोध हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है, क्या वो ज्यादा दबाव बड़ी है या फिर इजराइल की तरफ से जो दबाव पड़ रहा है वो ज्यादा बड़ा है उनके लिए, या फिर उनके पास कोई एग्जिट प्लान ही नहीं है? नहीं, देखिए एग्जिट प्लान की बात यह है कि इस अमेरिका के लिए इसराइल के फोल्ड से आना बहुत बहुत मुश्किल बात है। ये रिश्ते जो हैं कई लेवल पे काम करते हैं, कई लेवल पे फंक्शन करते हैं, और ये 70-80 साल के रिश्ते हैं, और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्री का है, दोनों के एक दूसरे में कितना स्टेक्स है, उसके लिए ट्रंप के स्टेटमेंट से सिर्फ ही बात बनती नहीं है। वहां पे जो आईपैक है, जो उनके कांग्रेस पर्सन है, जो उसके सीनेटर्स हैं, उनका जो सपोर्ट है इसराइल को, उसके लिए, उसकी वजह पे ट्रंप को इतना आसान नहीं है कि ट्रंप इतनी आसानी से सिर्फ स्टेटमेंट देते रहें या जेडी वैंस कहते रहें कि एक ग्रुप है जो नहीं चाहता है। तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए कि अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स में, व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, ओवल ऑफिस में, उनकी मीडिया हाउसेज में, उनके इकोनॉमिक हाउस में जिस तरह की इसराइली लॉबी का जो इंटेंगलमेंट है, जो इंट्रेंचमेंट है, वो बहुत ही मुश्किल है कि ट्रंप से स्टेटमेंट देते रहें, जेडी वैंस स्टेटमेंट देते रहें। आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ भी की है। अभी अगले हफ्ते नेतन्याहू जाने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं। जेडी वैंस भी जो स्टेटमेंट देने के बाद उनका बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो उन्होंने हमेशा कहा है कि इसराइल की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है। तो अमेरिका के लिए, किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, इसराइल को डंप करना, उनको अबंडन करना, लेकिन ट्रंप ये प्रेशर कैसे झेलेंगे? क्योंकि क्लियरली एक तरह से आर्म डील का डेमोक्रेट्स वहां पर विरोध कर रहे हैं, जेडी वैंस भी जिस तरह से खुलकर इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जेडी वैंस और ट्रंप भी एक पेज पर हैं या फिर ट्रंप को बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है? संक्षेप में जानना चाहेंगे। जेडी वैंस का मामला ये कि देखिए ट्रंप और जेडी वैंस में लगता है कि बहुत ज्यादा गैप है, उनके बीच बहुत कुछ चल रहा है या उनके बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन इसराइल को लेके अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के अंदर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट, उनकी एक लिमिट है कि ज्यादा हद तक नहीं जा सकते, ज्यादा आगे नहीं जा सकते, एक उनकी लक्ष्मण रेखा है। अब जेडी वैंस को भी देखिएगा तो जेडी वैंस जो पिछले हफ्ते बोल रहे थे बहुत ज्यादा कि आप हमारी वजह से जीतते हैं, हमारी टैक्स पेयर की मनी है, आप 2 घंटे नहीं रह सकते हैं, आपको हम सारे वीपन देते हैं, उनके भी टोन काफी डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है कि चाहे जेडी वैंस हो, चाहे ट्रंप हो, तो किसी न किसी सिस्टम के तई उनके भी अपनी लिमिटेशन है, लक्ष्मण रेखा है, और एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। बिल्कुल, अब ये देखना है फजल साहब की वॉर की क्या लिमिटेशन है, कितने दिनों में ये खत्म हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू। और यही आपको बता दें, कल द लेंस का विषय भी यही है। मुकेश शर्मा से सुनिए। जून में हुआ अमेरिका ईरान समझौता अब टूटने की कगार पर है। दोनों देश एक दूसरे पर वादा तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर तनाव का केंद्र बन गया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था तक महसूस होने लगा है। क्या पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या भारत को महंगे तेल और बढ़ती महंगाई की कीमत चुकानी पड़ेगी? और इस पूरे संकट में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और भारत की भूमिका क्या है? मेरे साथ 3 मेहमान, मध्यपूर्व के विशेषज्ञ अशरफ जैदी, पूर्व भारतीय राजदूत नवदीप सूरी और वॉशिंगटन से पत्रकार सीमा सिरोही। देखिए द लेंस में इस शनिवार।
और अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जाने माने एजुकेशनिस्ट और सोशल वर्कर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब तक उनका वजन करीब 9 किलो कम हो गया है। हालांकि उनकी सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके हेल्थ इंडिकेटर अब भी ठीक हैं। आज सोनम वांगचुक ने कहा है कि मैं बाहर से भले ही कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं और मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, जब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम संसद तक मार्च निकालेंगे। और जहां पर सोनम भूख हड़ताल कर रहे हैं, बीबीसी लगातार इसकी कवरेज कर रहा है। आज आरजो पारेख जंतर मंतर पहुंचे और मैंने उनसे पूछा कि वहां पर चल क्या रहा है। जी सारिका, मैं 10 दिन पहले 10 दिन पहले मैं जंतर मंतर गया था और मैं फिर आज भी जंतर मंतर गया। उस टाइम भी मैं पूरा दिन रहा था और आज भी मैं पूरा दिन रहा। तो जो बेसिक फ़र्क है वो मुझे ये दिखा कि उस टाइम बहुत भीड़ नहीं थी और आज सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी। हमने कल भी देखा कि कल भी बहुत भीड़ थी और लोगों में एक तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है और सोनम वांगचुक को लेकर ख़ास तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी स्थिति को लेकर भी उनके मन में थोड़ी चिंता है और ज़्यादातर लोग, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो सोनम वांगचुक के बारे में ही बात करेंगे। उनके मन में उनके लिए बहुत चिंता है, ऐसा लग रहा है। और उत्साह में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले। जी। हमने कुछ लोगों से भी बात की वहाँ। मैं समझता हूं कि अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो हो सकता है 10 या 5 साल तक कोई दूसरा ऐसा मंच आपको मिले या ना भी मिले। तो अभी सभी भारत के सभी भाई बहनों से और भारत के सभी उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आवाज़ उठाएं अपनी, ताकि हम जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाए, बेरोजगारी में सुधार हो पाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाए और न्याय में सुधार हो पाए। भिक्षु की परंपरा यानी कि बुद्धिज़्म की परंपरा ये है कि समाज भी अच्छा रहे, समाज में आने वाली जो कौम है वो भी शील सदाचार वाली रहनी चाहिए। और दुनिया में हर जगह दुख है तो दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है। तो निवारण के लिए जो भगवान बुद्ध ने उस वक्त समाज को, दुनिया को शिक्षा दी, उस शिक्षा को हम लोग समाज के बारे में आ रहे हैं और प्रोटेस्ट में इसीलिए आए। ये समाज, ये समाज जंजीर नहीं बचेगा, ये सब कोलैप्स हो जाएगा तो फिर हम जी के क्या करें। लगभग 20 दिन में 9 किलो उनका वजन कम हो गया, जैसी खबरें आ रही हैं। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि सेहत ठीक है। आप जब गए आपने क्या देखा, क्योंकि देश विदेश में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। वहाँ जो लोग हैं वो कौन है जो उनसे मिलने आ रहे हैं? क्या कोई प्रमुख चेहरे हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं? आज सुबह डॉक्टर ने एक चीज़ बताई, उसमें एक चीज़ भी नोट करने जैसी थी कि उनको माइल्ड डिहाइड्रेशन हुआ है आज। तो उनकी वज़न तो लगातार कम हो ही रहा है, उसके साथ उनको माइल्ड डिहाइड्रेशन भी हुआ है। ज़्यादातर लोग हम देखें तो राजनेता है वो ही उनसे मिलने आ रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल आए थे, डिम्पल यादव आए थे, आज सुबह कांग्रेस के नेता पवन खेरा भी पहुँचे, इससे पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा भी पहुँचे थे। तो राजनेता तो मिलने ही आ रहे थे, लेकिन एक बात मैंने नोट ये की कि जो आम लोग हैं उनमें ज़्यादा उत्साह है उनको मिलने में। एज ग्रुप कौन सा है जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं? जो एज ग्रुप है वो ज़्यादातर युवा ही है, लेकिन जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं उनका एज ग्रुप मुझे लगता है कि जो 50-60 साल के जो आयु के लोग हैं वो उन्हें ज़्यादा मिलना चाहते हैं। वो मिलकर उन्हें किताबें देना चाहते हैं, वो उनके लिए लेटर्स लिख कर ला रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को वहाँ मिलने नहीं जा सकते। तो वो अपनी तरफ से उन्हें किताबें भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं। उस तरह से वो सोनम वांगचुक की चिंता कर रहे हैं। जो उन्होंने एक डेट दिया है कि इस तारीख तक हमारा साथ दीजिए, वो क्यों दिया है और उसे लेकर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अब तक सीजेपी है, उसने पब्लिकली ऐसा कुछ रीज़न नहीं दिया है कि क्यों वो 20 तारीख को जाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक ने भी कल ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर आप 20 तारीख को नहीं आए तो मैं भूत बनकर आऊँगा। तो हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो ज़्यादातर लोग अपने आप ही बात कर रहे थे कि हम 20 तारीख को जाएंगे। लोगों में ऐसा दिख रहा था कि 20 तारीख को लेकर एक प्रकार का उत्साह है और लोग जाना चाहते हैं। तो आज दिन भर में बस इतना ही। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। स्टूडियो की कमान थी कपिल देव सिंह के पास और गैलरी में थे रजत। शो को प्रोड्यूस किया था मानसी दास ने। तो मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, रात 10 बजे देखना ना भूलिए बीबीसी दुनिया।